नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में राज 2020 का जादू की इस सीरीज की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सूलधारनी सौडांगी अधूरा प्रेम। और इस सीरीज की ये पहली कॉमिक्स है। तो चलिए देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, यानी इस सीरीज में हमें नागराज के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी अमेजिंग स्टोरी देखने को मिलेगी। तो चलिए इसकी कहानी को हम शुरू करते हैं। पिरामिडों का रहस्यमय संसार इजिप्ट, जहाँ है हजारों अनसुलझे रहस्य। मृत्यु के बाद जीवन की प्रबल आस्था के कारण यहाँ बनाई जाती है मृतकों की ममियाँ। इन्हीं जीवन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए संपन्न की जाती है भीष्म देव पूजाएं। इजिप्ट के इन्हीं रहस्यमय पिरामिडों के नीचे बसा है नागवंश के शक्तिशाली राजा बजेट्स का साम्राज्य, जो रक्षक राजाओं का वंश है। राजा बजेट्स अमर रहे। कुछ कहना चाहते हो एरिस? महाराज, सू ने सूचना भेजी है कि भोर का तारा उदय हो चुका है। ओह, तो खुशी की सूचना है। यानी आज से 3 दिन बाद दिव्य मास प्रारंभ हो जाएगा। अब क्या आज्ञा है? रा देवता की महापूजा की तैयारियां की जाएं। रा देवता की जय हो। हम इस महापूजा में किसी भी तरह की भूल नहीं करना चाहते हैं। वर्ष में एक एक मास, जिसे दिव्य मास के नाम से पुकारा जाता है, उसमें पूरी सावधानी और आस्था के साथ संपन्न की जाती है ये महापूजा। ये देव पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न की जाए। बजट की परंपरा के अनुसार इजिप्ट के इस अंतर जगत के प्रत्येक नागरिक का इस पूजा में सम्मिलित होना परम आवश्यक होता है। सु, मानवता की रक्षा के लिए पूरे भूमंडल पर फैले हमारे प्रत्येक रक्षक को इजिप्ट में होने वाली महापूजा के लिए उपस्थित होने की सूचना दो। इस महापूजा में जो उपस्थित नहीं होता उसे रा देवता से शक्तियां एवं संरक्षण प्राप्त नहीं होता। हम नहीं चाहते कि कोई भी बजेटवासी रा देवता के आशीर्वाद से वंचित रह जाए। आपकी सूचना प्रत्येक रक्षक तक पहुंच जाएगी। सु पर भरोसा रखें महाराज। भूमंडल पर फैले बजट के प्रत्येक रक्षक को महापूजा की सूचना देने निकल पड़ी सु। सु हवा की शक्तियों से युक्त इजिप्ट के इस अंतर जगत की आदि सेविका है। हजारों वर्षों की आयु वाली सु ने कई बार इजिप्ट को बसते उजड़ते देखा है। सु इजिप्ट की संदेश वाहक भी है। सु को सिर्फ इजिप्ट के अंतर जगत के लोग ही देख एवं सुन सकते हैं। सु आ गई है, जरूर कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी। महापूजा, ठीक है सु, हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे सु। सु अच्छी तरह से जानती है किसी भी कारण से यदि कोई इस पूजा में सम्मिलित नहीं हो पाया तो अनर्थ होगा। रा देवता से प्राप्त आशीर्वाद एवं शक्तियों के कारण ही इजिप्ट के लोग अपीप से सुरक्षित रहते हैं। बजेट्स, महारानी बजू का सौडांगी हमेशा महापूजा में देर से पहुंचती है। आपने अपनी पुत्री को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, शायद इसलिए वो लापरवाह हो गई है। आप निश्चिंत रहें, सु सौडांगी को सही समय पर ले आएगी। तुम ठीक कहती हो। सु सौडांगी का एक संरक्षक की तरह ध्यान रखती है। सौडांगी का महापूजा में देर से पहुंचने का एक ही कारण होता है, और वो है हमेशा की तरह मुझे भूख लगने से पहले ही ले आई दूध। तुम्हें बिना देखे कैसे पता चल जाता है कि मैं ही हूँ? तुम परछाई की तरह मेरे साथ रहती हो। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है, और मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है नागराज। साथ रहने से प्रेम बढ़ता है। सौडांगी तो नागराज के जिस्म का हिस्सा थी। अपने शरीर में तो मुझे जगह दे दी, अब हृदय में भी दे दो। सौडांगी के स्पर्श को अच्छी तरह पहचानता था नागराज। सौडांगी, तुम अभी तक सोई नहीं? आज मुझे नींद नहीं आएगी। पर क्यों? दिव्य मास शुरू होने ही वाला है। किसी भी समय सु मुझे लेने आ जाएगी। ओह, इजिप्ट में तुम्हारी महापूजा आरंभ होने वाली है। उसी खुशी में तुम्हें नींद नहीं आ रही? नागराज, तुमसे 1 महीने के लिए दूर रहने की पीड़ा मुझे सोने नहीं दे रही है। क्या सोचने लगी सौडांगी? यही कि मेरे चले जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मैं बच्चा नहीं हूँ सौडांगी, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। फिर भारती, वेदाचार्य जी, जरूरत पड़ी तो बिसर्पी को बुला लूंगा। मैं हर पल की बात कर रही हूँ। इनमें से हर पल तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहता। वो मेरी नाक से ना तो हर पल मेरे साथ रहती है। तुम नहीं समझोगे नागराज। गुड नाइट। मैं समझ सकता हूँ, पर गुड नाइट।
संग हो या जंग, सौडांगी नागराज के शरीर का एक हिस्सा थी। खचाक, हिस, ओह, धाड़, ओह, ये क्या बला है सौडांगी? ये बला मौत है तुम्हारी। ओह, आई, ओह, खच, आ, खच, ई, खच, खच, हिच। मेरे जख्म देखकर तुम्हें क्या हो जाता है सौडांगी? तुम तो जानती हो मेरे जख्म खुद ब खुद भर जाते हैं, पर मेरे जख्म अपने आप नहीं भरते नागराज। तुम्हारे जख्म? मैं समझा नहीं। मैं तुमसे अलग नहीं हूं नागराज, तुम्हारे जिस्म का हिस्सा हूं। तुम्हारे जिस्म पर लगने वाला हर जख्म सौडांगी के जिस्म पर भी लगता है। हे देव कालजयी, इसे कैसे समझाऊं? प्यार करने वाले समझाने से समझते कहाँ हैं? वो वही करते हैं जो उनका दिल चाहता है। नागराज के इन्हीं जूतों की ठोकर हर अपराधी पहचानता है। धाड़, धड़ाक। पर ये जूते सौडांगी के स्पर्श को पहचानते हैं। ओह सौडांगी। सू सौडांगी के पास पहुंच चुकी थी। सौडांगी, सू, वर्ष में एक बार तुमसे मिलने की खुशी तो होती है सू, पर वर्ष में एक बार नागराज से बिछड़ने का दुख भी होता है। तुम सच कह रही हो, पर तुम सबके मन की बात कैसे जान लेती हो सू? सू इजिप्ट के हजारों वर्षों का इतिहास भी जानती है सौडांगी। इजिप्ट का इतिहास? क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? मैं इतिहास का संकेत तो दे सकती हूँ, पर इतिहास बता नहीं सकती। तुम्हारे लिए संकेत यही है कि तुम किसी के प्यार का कर्ज चुका रही हो। प्यार का कर्ज? और तुम संकेत दे सकती हो तो इतिहास क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि इजिप्ट का इतिहास हजारों अनसुलझे रहस्यों से भरा है। अगर मैंने इतिहास बताने की कोशिश की तो वो रहस्य खुल जाएंगे। कुछ रहस्य तो ऐसे भी हैं जिनके उजागर होते ही दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा, और ऐसा करते ही रा देवता के शाप से मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। सू, मुझे नहीं जानना इजिप्ट का इतिहास। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। महापूजा में केवल आज की रात शेष है। कल सुबह से पूजा आरंभ हो जाएगी। मैं कल सुबह इजिप्ट पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये लो मेरी चक्र गति, जो तुम्हें पलक झपकते ही इजिप्ट पहुंचा देगी, पर समय का ध्यान रखना। ठीक है, सुबह होने में रात बाकी थी। नागराज, नागराज, गणित के एक प्रश्न का उत्तर बताओगे? हाँ हाँ, पूछो। मेरे गणित का ज्ञान इतना बुरा भी नहीं है। एक और एक का योग कितना होता है नागराज? अरे, ये भी कोई प्रश्न है? एक और एक 11 होते हैं। ये मजाक नहीं है, ठीक से बताओ। चलो ठीक किए देता हूँ। एक और एक 2 होता है। ठीक जवाब। गलत जवाब। एक और एक ही होता है नागराज। वो कैसे? नागराज, एक और एक 11 होते हैं राजनीति में, एक और एक 2 होते हैं व्यापार में, पर प्यार में एक और एक मिलकर एक ही होता है नागराज। सौडांगी और नागराज एक हैं, 2 नहीं। वो मैं जिस नागराज को देखकर मौत को भी पसीना आ जाता है, वो आज पसीने से तरबतर हो गया था। सौडांगी, मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूँ, पर मेरे गणित में एक और एक 2 ही होता है। अपने जज्बातों पर काबू ना रख पाई सौडांगी। सौडांगी, मैं तुम्हारे प्रेम को महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। सौडांगी के प्रेम और त्याग ने चारों ओर से जकड़ रखा था नागराज को, और नागराज भी इससे अनजान नहीं था। सुबह सौडांगी को जाना ही था। सौडांगी ऐसे जा रही थी जैसे आत्मा शरीर को छोड़कर जा रही हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा सौडांगी, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी नागराज। सो सौडांगी, मेरी पुत्री। महापूजा का शुभारंभ हो चुका था। परंपरा के अनुसार इजिप्ट के अंतर जगत का प्रत्येक नागरिक इस पूजा में उपस्थित था। प्रथम पूजा की पूजा का समापन करके अपनी अपनी प्रिय पुत्री से मिले राजा बजेट्स एवं रानी बजुका। पुत्री, पिताजी, बेटी, माँ। सू, हमारी पुत्री का ध्यान रखना। अब 1 मास तक ये तुम्हारे संरक्षण में है। आप निश्चिंत रहें। सू सौडांगी का पूरा ध्यान रखेगी। सौडांगी उदास थी। सौडांगी, रा देवता की महापूजा प्रसन्नचित होकर पूरे मन से की जाए, तभी उनसे वरदान एवं शक्तियाँ प्राप्त होती है। मैं देख रही हूँ तुम इस बार भी उदास हो, और तुम्हारा मन भी पूरी तरह देव पूजा में नहीं है।
तुम ठीक कहती हो सू, मेरा मन नागराज के पास है। ये होना ही था, इस पर तुम्हारा कोई जोर नहीं। पर ये हो क्यों रहा है, मुझे कुछ तो बताओ। मैं नहीं बता सकती, बस इतना ही संकेत कर सकती हूँ कि इसका उत्तर तुम्हें तुम्हारे इतिहास में मिलेगा। कहाँ मिलेगा मुझे मेरा इतिहास, बताओ सू, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इतिहास का पता तो बता सकती हूँ, पर अपने इतिहास को खोजना तुम्हें खुद ही होगा। सौडांगी के मानसिक स्थिति को बिगड़ता देख सू ने बता दिया। उसे उसके इतिहास का पता, हिस्टर की गुफाओं में लिखा है पूरे इजिप्ट का संपूर्ण इतिहास। कहाँ है हिस्टर की गुफाएं? प्राचीन हिस्टोरियस देवता के पिरामिड के नीचे सैकड़ों वर्ग क्षेत्र में फैली है हिस्टर की रहस्यमय गुफाएं। किसी महान इतिहासकार ने भी लिखा होगा उन गुफाओं में पूरे इजिप्ट का इतिहास। नहीं सौडांगी, हिस्टर की गुफाएं तिलिस्मी है। इस इजिप्ट में घटने वाली प्रत्येक घटना खुद ब खुद भीति चित्रों और लिपि के साथ गुफा की दीवारों पर उभर आती है। पर हजारों वर्षों के इतिहास और करोड़ों चित्रों के बीच से मैं अपना इतिहास कैसे खोज पाऊंगी? ये फैसला तुम्हारी तकदीर और हिस्टोरियस देवता का आशीर्वाद ही तय करेगी। अगले दिन देव अगले दिन की देव पूजा समाप्त होते ही सौडांगी हिस्टर की गुफाओं में थी। हे हिस्टोरियस देवता, बजेट वंश के राजा बजेट्स की पुत्री सौडांगी अपना इतिहास जानने के लिए आपका आशीर्वाद चाहती है। हिस्टोरियस देवता की प्रतिमा पर प्रकट हुआ एक सर्प। लगता है मुझे हिस्टोरियस देवता का आशीर्वाद मिल गया। सौडांगी ने हिस्टर की गुफा में कदम बढ़ाया ही था कि ची ची, ओह निशाचर जाति के चमगादड़, अगर मैं सावधान ना होती तो ये मेरा मांस नोच लेता। गुफा की दीवारों और जमीन पर जहरीले डंक वाले बिच्छू भी हैं। मुझे सतर्क रहना होगा। किसी भी कीमत पर अपना इतिहास जान लेना चाहती थी सौडांगी। मेरे ही कांटों से बनी ये कटीली तलवार मेरी रक्षा करेगी। झम, और मेरा प्रलयंकारी रूप मेरा रास्ता आसान कर देगा। एक के बाद एक गुफा में सर्प गति से सरसराती चली गई सौडांगी। खचाक ची, अब गुफा का कोई खतरा उसका मार्ग नहीं रोक सकता था। सक खम, सड़क जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। ये गुफा अन्य गुफाओं से साफ और सुंदर है। तुम्हारा स्वागत है सौडांगी, यहाँ से मिस्र के महान राजाओं का इतिहास शुरू होता है। यहाँ से तुम अपना इतिहास जान सकती हो। सौडांगी उस इतिहास को पढ़ने लगी। सन 3000 बीसी मिस्र का तत्कालीन राजा लातेन, जिसका विवाह राजकुमारी फेरी से होने जा रहा है। राजकुमारी फेरी बजेट वंश की सबसे सुंदर और बहादुर नाग कन्या थी। फेरी बजेट वंश, ये तो हूबहू मेरी जैसी है, यानी सौडांगी ही पूर्व जन्म की फेरी थी। लातेन में राजाओं जैसा शौर्य नहीं था। वह वंश परंपरा से मिस्र का राजा बना था। उसे हर समय अपनी मृत्यु का भय सताता रहता था। मिस्र में राजा को ईश्वर का पुत्र माना जाता है। यही एक कारण था कि सभी उसकी सुरक्षा में लगे रहते थे और कोई भी उसका हुक्म नहीं टालता था। लातेन की बुजदिली से बेखबर फेरी मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी और उसने मिस्र की महारानी बनने का सपना भी सजा लिए थे। लातेन की बुजदिली का पता उसके मंत्रियों और कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को लग चुका था, जो लातेन को रास्ते से हटाकर खुद राजा बनना चाहते थे। भयभीत लातेन ने खुद को सुरक्षित करने के लिए मिस्र के एक महायोद्धा को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया। उस महायोद्धा का नाम था एटन। अरे, भित्ति चित्रों में एटन के चित्र को खुरच रखा है, पर क्यों? एटन मिस्र का सबसे बहादुर योद्धा था। युद्ध में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मिस्र के लोगों को यकीन था कि एटन में रा देवता का अंश है। एटन देव पुरुष के नाम से विख्यात था। क्या एटन एक देव पुरुष था? एक देव पुरुष कहे जाने वाले एटन के खुरचे हुए भीति चित्रों ने सौडांगी के जिज्ञासाओं को और बढ़ा दिया। शायद आगे के इतिहास में एटन का कोई पूरा भित्ति चित्र मिल जाए। बहुत आगे तक के इतिहास में भी सौडांगी को एटन का कोई पूरा भित्ति चित्र नहीं मिला। मिस्र के इतिहास में एक महायोद्धा का ऐसा निरादर क्यों किया गया, ये मैं जान कर रहूंगी। आखिर एक जगह आकर सौडांगी ठिठक गई। इतिहास में लिखा ही कुछ ऐसा था और एटन ने फेरी की मौत अपने ऊपर ले ली। एटन ने ऐसा क्यों किया? आगे का पूरा इतिहास मिटाया जा चुका था।
अरे आगे का सारा इतिहास एटन के भित्ति चित्र की तरह मिटाया जा चुका है। मैं पीछे का ही इतिहास पढ़ती हूँ, शायद एटन के बारे में कुछ और पता चल सके। सौडांगी पीछे का छूटा हुआ इतिहास पढ़ने के लिए मुड़ी, लेकिन अरे इन दीवारों से भी इतिहास गायब हो चुका है। मैं एटन के बारे में जानने की जिज्ञासा में इसे बिना पढ़े ही आगे बढ़ गई। तभी गूंजी एक आवाज। हिस्टर की गुफाएं प्रत्येक जिज्ञासु को इतिहास पढ़ने और जानने का एक ही अवसर देती है, और वो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अपने अतीत के इतने करीब आकर सौडांगी को निराश ही लौटना पड़ा। तुम तुम थोड़ा धैर्य से काम लेती तो अपने अतीत को जान पाती। एटन की जिज्ञासा मुझे आगे ले गई। सू, उस तिलिस्म इतिहास से एटन के चित्र कैसे मिटाए जा सकते हैं? कोई पढ़ते समय इतिहास मिटा डाले तो वो हरेक के लिए मिटा ही रह जाता है। एटन के चित्र को भी किसी ईर्षालु ने इतिहास पढ़ते समय मिटा डाला होगा। सौडांगी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। इजिप्ट की प्रत्येक मम्मी पर एक प्रतीक चिन्ह होता है जिससे उसे पहचाना जाता है। एटन की मम्मी पर सूर्य का चित्र है, मैं आसानी से उसे पहचान लूंगी। सू ने सौडांगी को सचेत किया। तुम मम्मियों के संसार में जा रही हो सौडांगी। तुम तो जानती हो इजिप्ट की प्रत्येक मम्मी के साथ कोई ना कोई श्राप जुड़ा हुआ है। तुम्हारी असावधानी तुम्हारे प्राण भी ले सकती है। इस बार सौडांगी कोई भूल नहीं करेगी। मम्मियों के रहस्यमय संसार में प्रवेश कर गई सौडांगी। हर कदम पर मौत मुंह बाए खड़ी थी। मृतकों के इस संसार में किसी भी वस्तु के अपने स्थान से हटते ही झपट पड़ती है मौत। टनक खनक। सौडांगी की इस असावधानी के कारण एक ताबूत अपने स्थान से हट चुका था। सौडांगी पर झपट पड़ी थी मौत। अगले ही पल पर्दनकारी रूप में आ चुकी थी सौडांगी। अरे इन पर मेरे कांटे बेअसर हैं। सक सक। और तलवार भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। जब अस्त्र शस्त्र बेकार सिद्ध हो तो बुद्धि से काम तमाम किया जाता है। जब अस्त्र शस्त्र बेकार सिद्ध हो तो बुद्धि से काम तमाम किया जाता है। सौडांगी को टक्कर मारने के लिए झपटे दोनों शैतान एक दूसरे से टकरा गए। शैतानों का अंत करके आगे बढ़ गई सौडांगी। ये मम्मियाँ योद्धाओं की लगती है। अस्त्र शस्त्र और अश्व सिर्फ योद्धाओं की मम्मियों के पास ही रखे जाने की परंपरा है। सौडांगी की खोज अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। यही है उस महान योद्धा एटन की मम्मी जिसने फेरी के लिए अपनी जान दे दी। अरे ये क्या, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। जो भी इस महायोद्धा एटन की मम्मी को खोलेगा उसे मृत्यु निगल जाएगी। जिसने पूर्व जन्म में मेरे लिए अपनी जान दे दी, इस जन्म में सौडांगी अपनी जान पर खेलकर खोलेगी उस प्रेमी के ताबूत को। उस ताबूत से मौत नहीं प्रकाश निकला जो सौडांगी के प्रेम में भिगो कर चला गया। सौडांगी ने एटन की मम्मी को देखा तो उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, चेतना लुप्त होने लगी। एटन तुम हो। तुम तो नागराज हो। तुम्हारे अलावा कौन ले सकता है मेरी मौत को अपने सिर? क्या आज भी तुमने मेरी मौत को अपने सिर ले लिया जो तुम्हारा ताबूत खोलने पर मुझे मिलनी थी? जो भी इस महायोद्धा एटन की मम्मी को खोलेगा उसे मृत्यु निगल जाएगी, फेरी को छोड़कर। ये तो मृतक के आखिरी वचन होते हैं, यानी मृत्यु की गोद में भी एटन को फेरी की चिंता थी। ओह एटन। सौडांगी की भावनाएं उसके होश पर हावी हो चुकी थी। अब वो सौडांगी नहीं फेरी थी और उसका एटन अभी जिंदा था। एटन, तुम समझते क्यों नहीं? हम नागवंश के लोग एक बार जो रिश्ता कायम कर लेते हैं फिर उसे जिंदगी भर निभाते हैं। मैं भी नागवंश का ही हूँ राजकुमारी, और तुमसे प्रेम का रिश्ता कायम कर चुका हूँ। उफ, तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं कुल देवता के सामने सम्राट लातेन को अपना पति मान चुकी हूँ। सम्राट लातेन को अपना आप पति मान चुकी हैं, पर अभी उनसे भी आपका विवाह नहीं हुआ है। एटन, तुम एक महायोद्धा और सम्राट के अंगरक्षक ना होते तो तुम्हारा यह दुस्साहस तुम्हारी मृत्यु का कारण बन चुका होता। तुम्हारे प्रेम के बगैर एटन जीना ही नहीं चाहता राजकुमारी फेरी। एक दिन आपको मेरा प्रेम स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हारी वीरता की कद्र करती हूँ एटन, और तुम्हारे प्रेम को महसूस कर सकती हूँ, पर नागवंश की परंपरा के खिलाफ जाने का साहस मुझ में नहीं।
उन दिनों मिस्र में विवाह से पूर्व 1 मास के लिए होने वाले पति पत्नी को एक साथ रहना पड़ता था, जिसे मधुमास कहा जाता था। फेरी मधुमास की परंपरा अवश्य किसी प्रेमी ने बनाई होगी। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है सम्राट। एटन हरदम साई की तरह उनके साथ रहता था। एटन ढाल था उनकी। किसी भी खतरे को उनसे टकराने से पहले एटन से टकराना पड़ता था। साई साई खच। राजकुमारी बचिए। आह! हमला सुनियोजित और घात लगाकर किया गया था। खटाक खटाक। मुझे बचाओ फेरी। एटन ऐसे खतरों से निपटने का आदी था। धाड़ सड़ाक। आक्रमण करने वालों की संख्या अधिक थी। उनमें से एक एक के द्वारा फेंका गया भाला फेरी की बाजू से रगड़ कर निकल गया। ओह तेरी ये मजाल। उसके बाद सिर्फ आक्रमणकर्ताओं की चीखें गूंजी और तब तक गूंजती रही। खचाक आह! जब तक उन सबके 100 भूमि पर ना आ गिरे। एटन तुम जख्मी हो गए हो। अगले दिन आपका जख्म कैसा है राजकुमारी? वो मामूली खरोच थी जो ठीक हो चुकी है, पर तुम्हें क्या हो गया था? तुम्हें इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा। इससे पहले किसी भाले ने ऐसी हिमाकत भी तो नहीं की जो एटन के होते आप तक पहुंच जाए। एक मामूली खरोच के लिए इतना खून बहाया क्या एक मामूली खरोच के लिए इतना खून बहाना क्या उचित था एटन? वह खरोच अगर मेरे जिस्म पर होती तो शायद उचित नहीं था। आपके शरीर पर पड़ने वाली हर खरोच मेरे दिल पर पड़ती है राजकुमारी, और दिल पर चोट करने वाले को एटन कभी माफ नहीं करता। उफ, अब तुम्हें कैसे समझाऊं? दिल से सोचने वालों को समझाना जरा मुश्किल काम होता है। ओह रात के दूसरे पहर में भी एटन जाग रहा है। रात का दूसरा पहर चल रहा है। तुम अभी तक सोए नहीं? जाओ अब सो जाओ। यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं। आपके सभी खतरे अब एटन के हो चुके हैं। बात खतरों की नहीं है। फिर क्या बात है एटन? कल मधुमास समाप्त हो जाएगा और आप अपने राज्य में लौट जाओगी। क्या आपके कुछ पल मुझे भेंट में मिल सकते हैं? फेरी से भेंट के वो पल एटन को मिल चुके थे। राजकुमारी क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगी? प्रश्न का उत्तर, वो भी इस समय? हाँ हाँ पूछो। 1 और 1 का योग कितना होता है? 11। ये उपहास का विषय नहीं है राजकुमारी। उपहास तो तुम अर्धरात्रि में ये प्रश्न पूछ कर रहे हो एटन। फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का ठीक उत्तर दे देती हूँ। 1 और 1 का योग 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं राजकुमारी, 1 और 1 का योग 1 ही होता है। पर कैसे संभव है एटन? तुम्हारा गणित तो बहुत कमजोर है। ये प्रेम में संभव है राजकुमारी। प्रेम में जब 1 से 1 मिलता है तो 1 ही हो जाता है। ये प्रेम का गणित है जिसमें आप बहुत कमजोर हैं। एटन एटन सुनो तो। हे राह देवता, मैं एटन को कैसे समझाऊं? पुरानी कहावत है, प्रेम और सुगंध कभी नहीं छिपते और छुपे भी नहीं। फेरी और एटन को इसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा। अगले दिन राजा का ऐलान कर दिया अगले दिन सजा का ऐलान कर दिया गया। एटन और फेरी ने राजद्रोह किया है। मिस्र के कानून के अनुसार एटन का सिर कलम कर दिया जाए एवं फेरी को उसकी मृत्यु होने तक सौडांग नामक विषैले कैक्टस की सैया पर सुला दिया जाए। कुशल योद्धा था एटन। उसका सिर कलम करना आसान कहाँ था। खड़ाक धाड़। अपने प्राण बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। मैंने अपराध नहीं प्रेम किया है। कर कड़ाक। एटन को मौत देने वाले जल्लाद मौत के डर से कांप रहे थे। हमारे प्राण बख्श दो एटन, हम तो राजाज्ञा का पालन कर रहे थे। दूसरी तरफ भी जल्लाद राजाज्ञा का पालन कर रहे थे। नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया। एटन को मौत तो ना मार सकी, पर फेरी के हिस्से के कांटे उसने अपने नाम लिख लिए। खच। एटन की बाहों में गिरी फेरी पर अब देर हो चुकी थी। हमने एटन से प्रेम ना करके अपराध किया है और उसके लिए हम खुद को मृत्यु दंड देते हैं। हम प्रेम में मर रहे हैं, इसलिए हमारे मुंह से आह तक नहीं निकलेगी। हे राह देवता, तुम मरने वालों की अंतिम इच्छा पूरी जरूर करते हो। मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं जब भी जन्म लूं एटन से प्रेम करूं। मेरे शरीर पर इन सौडांग के कांटों को जगह देना जो एटन ने इस जन्म में मुझसे छीन लिए हैं। अपनी अंतिम इच्छा के साथ फेरी ने अपनी अंतिम सांस एटन की बाहों में ली।
इसलिए इस जन्म में सौडांग के कांटों के साथ जन्मी थी सौडांगी एटन के अधूरे प्रेम का कर्ज चुकाने के लिए। अब मुझे पता चल चुका है एटन की उस जन्म में तुम्हारा अधूरा प्रेम मुझ पर उधार है, जिसे इस जन्म में सौडांगी चुका रही है और चुकाती रहेगी। इतिहास गवाह है, संसार के सभी महान प्रेम अधूरे रह गए, जो पूरे हो गए वो प्रेम ही नहीं थे। शायद इसलिए प्रेम के हर पर्यायवाची शब्द में एक आधा शब्द जरूर आता है। अधूरे शब्द के बिना प्रेम शब्द लिखा ही नहीं जा सकता। यकीन नहीं आता तो कोशिश करके देख लेना। प्रेम, मोहब्बत, इश्क, प्रीत, प्यार असंभव है इन्हें पूरा लिखना। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए लिख रहा हूँ आरंभ। तो इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और इसकी सभी सीरीज़ की कॉमिक्स को आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।